नमस्कार। आज हमारे पास मानव विकास सूचकांक मतलब HDI इस पर कुछ जानकारी है जी और हम मिलकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये बनता कैसे है। बिल्कुल। किसी भी देश के विकास को आप कह सकते हैं आंकने के लिए किन चीज़ों को आधार माना जाता है। चलिए इस पर थोड़ी गहरी नज़र डालते हैं। हाँ, और ये जानना जरूरी भी है। इन स्रोतों में एक दिलचस्प बात यह है कि किसी इंडेक्स का जो महत्व है वो इस बात पर निर्भर करता है कि उसे बनाया कैसे गया है। सही बात है। मेथड बहुत ज़रूरी है। तो HDI के मामले में लगता है 3 मुख्य स्तंभ हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल 3 मुख्य स्तंभ है। चलिए पहले से शुरू करते हैं। हाँ, ज़रूर। पहला कौन सा है? तो पहला स्तंभ है स्वास्थ्य। इसे जीवन प्रत्याशा सूचकांक या LEI से मापा जाता है। LEI, अच्छा। हाँ, और इसका आधार है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। मतलब सीधे शब्दों में कहें तो औसतन एक इंसान कितने साल जीने की उम्मीद रख सकता है। यानी कि देश में हेल्थ की क्या स्थिति है, लोग कितना लंबा और स्वस्थ जी रहे हैं? बिल्कुल, एक लंबी और स्वस्थ जिंदगी ये विकास का एक बहुत ही बुनियादी हिस्सा माना जाता है। ठीक है, तो पहला हुआ स्वास्थ्य और लंबी उम्र। अच्छा, अब शिक्षा की तरफ बढ़ते हैं। उसके बारे में स्रोत क्या बताते हैं? ऐसा लग रहा है कि इसे 2 हिस्सों में देखा जाता है। हाँ, सही कहा आपने। शिक्षा को मापने के लिए शिक्षा सूचकांक यानी ईआ है, और इसके जैसा आपने कहा 2 हिस्से हैं। हाँ। पहला है स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष MYS। MYS। हाँ, ये बताता है कि जो 25 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोग हैं उन्होंने औसतन मतलब एवरेज कितने साल स्कूल में बिताए हैं। अच्छा, तो ये तो हुआ कि अभी क्या हाल है, मतलब जो वयस्क हैं वो कितने पढ़े लिखे हैं। हाँ, ये मौजूदा स्थिति दिखाता है। और फिर दूसरा हिस्सा है, वो क्या है? दूसरा है स्कूली शिक्षा के अनुमानित वर्ष EYS। अनुमानित वर्ष, एक्सपेक्टेड ईयर्स। जी, ये थोड़ा भविष्य की तरफ देखता है। मतलब आज जो बच्चा स्कूल जाना शुरू कर रहा है वो अपनी पूरी जिंदगी में औसतन कितने साल की स्कूली शिक्षा पूरी करने की उम्मीद रख सकता है। अच्छा, बड़ा दिलचस्प है। मतलब सिर्फ ये नहीं कि लोग कितने पढ़े लिखे हैं, बल्कि ये भी कि आने वाली पीढ़ी कितना पढ़ेगी, इसका भी एक अंदाजा। बिल्कुल। तो ये ज्ञान का वर्तमान भंडार और भविष्य की जो क्षमता है उन दोनों को ध्यान में रखता है। समझ गया। तो स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गई, इसके बाद तीसरा स्तंभ कौन सा है? तीसरा है आय सूचकांक या इनकम इंडेक्स। ये जीवन स्तर को दर्शाता है। जीवन स्तर मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हाँ, और इसके लिए प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय GNI पर कैपिटा उसको आधार बनाया जाता है। GNI पर कैपिटा। लेकिन इसमें एक और चीज है, उसे क्रय शक्ति समता यानी PPP के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है। हाँ, ये PPP वाला पॉइंट मैंने भी नोट किया। ये समायोजन क्यों जरूरी है? मतलब सीधे GNI क्यों नहीं इस्तेमाल करते? बढ़िया सवाल है। देखिए, PPP इसलिए जरूरी है क्योंकि मान लीजिए $1 है। हाँ। तो वो $1 भारत में जितना सामान या जितनी सेवाएं खरीद सकता है उतना अमेरिका में नहीं खरीद पाएगा। अच्छा, हाँ बिल्कुल, खरीदने की ताकत अलग होती है। सही कहा। तो PPP इसी अंतर को खत्म करता है ताकि हम देशों के बीच जीवन स्तर की ज्यादा सही तुलना कर सकें। समझ गया। ओके। एक और बात इसमें ध्यान देने वाली है कि आय को सीधे सीधे नहीं लिया जाता, उसके लघुगणक मतलब लॉगरिथम को इस्तेमाल करते हैं। लॉगरिथम, वो क्यों? इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आय बढ़ती है विकास तो बढ़ता है, लेकिन एक सीमा के बाद आय में और ज्यादा बढ़ोतरी का असर HDI पर कम होता जाता है। मतलब शुरुआती आय वृद्धि ज्यादा मायने रखती है। अच्छा, ठीक है। तो ये 3 मुख्य स्तंभ हो गए, स्वास्थ्य, शिक्षा और आय। लेकिन स्रोत में पर्यावरण से जुड़े कुछ पहलुओं का भी जिक्र था, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन और भौतिक पदचिह्न। इनका क्या मतलब है? ये कैसे जुड़ते हैं HDI से? हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कह सकते हैं नया आयाम जुड़ा है। जानकारी ये बताती है कि अब एक ग्रहीय दबाव समायोजित HDI या PHDI भी पेश किया गया है। PHDI, प्लैनेटरी प्रेशर्स एडजस्टेड HDI। जी, इसमें जो हमारा पारंपरिक HDI है उसे 2 पर्यावरणीय दबावों के लिए एडजस्ट किया जाता है। पहला, जैसा आपने कहा, प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन CO2 एमिशंस, हाँ। और दूसरा है प्रति व्यक्ति भौतिक पदचिह्न यानी मटीरियल फुटप्रिंट, मतलब हम कितना प्राकृतिक संसाधन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये PHDI क्या दिखाता है फिर?
क्या ये देशों की रैंकिंग बदल देता है HDI के मुकाबले? हाँ, बिल्कुल बदल सकता है। PHDI असल में ये दिखाता है कि जो मानव विकास हमने हासिल किया है, उस प्रक्रिया में हमने अपने ग्रह पर, पर्यावरण पर कितना दबाव डाला है। तो जब आप विकास को इस नजरिए से देखते हैं, तो हो सकता है कि कोई देश जिसका HDI बहुत ऊंचा हो, हाँ। लेकिन अगर वो पर्यावरण पर बहुत ज्यादा बोझ डाल रहा है, तो PHDI में उसकी रैंक काफी नीचे आ सकती है। अच्छा, तो मतलब ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारा विकास का तरीका टिकाऊ है, सस्टेनेबल है? बिल्कुल, ये सवाल सिर्फ इंसानी तरक्की का नहीं रह जाता, बल्कि हमारी पृथ्वी की सेहत का भी बन जाता है। वाह, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि विकास की परिभाषा ये बदल रही है, या कहिए कि उसका दायरा बढ़ रहा है। सही समझ रहे हैं आप। ये सिर्फ लोगों के जीवन स्तर, उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें अब ये भी देखा जा रहा है कि हम अपने ग्रह के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं। एकदम सही कहा। और यहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जिस पर शायद हमें सोचना चाहिए कि जब हम विकास को इन ग्रही दबावों के साथ, मतलब PHDI के नजरिए से देखते हैं, तो भविष्य में विकास का असली मतलब क्या होगा? हाँ। क्या हमें मानव प्रगति और पर्यावरण की स्थिरता, इन दोनों के बीच संतुलन साधने के लिए जो विकसित देश की हमारी पारंपरिक परिभाषा है, क्या उस पर ही दोबारा विचार करने की जरूरत होगी? ये वाकई एक गहरा सवाल है। मतलब विकास कैसा हो जो टिकाऊ भी हो। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सभी को सोचने की जरूरत है। नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की ताज़ा मानव विकास सूचकांक यानी HDR रिपोर्ट पर। हाँ, ये 2025 की रिपोर्ट है जो 6 मार्च को आई। और इसमें दुनिया के 193 देशों का हाल है, मतलब उनकी सेहत, शिक्षा, आय, इन सब के आधार पर। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है कि इस रिपोर्ट की जो मुख्य बातें हैं उन्हें समझें, दुनिया में क्या हो रहा है और खास तौर पर भारत कहाँ है। हाँ, देखते हैं इसमें क्या है खास। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दुनिया का जो औसत HDI स्कोर है 2023 के लिए, वो 0.756 बताया गया है। हाँ। ये 2022 के 0.750 से थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब मामूली बढ़त। हाँ, मामूली कहेंगे, सुधार तो है, पर रफ्तार थोड़ी धीमी लगती है वैश्विक स्तर पर। रिपोर्ट देशों को 4 ग्रुप्स में रखती है उनके स्कोर के हिसाब से। अच्छा, वो कौन कौन से? एक तो बहुत उच्च विकास वाले, जिनका स्कोर 0.800 या ज्यादा है। फिर उच्च वाले 0.700 से 0.799 के बीच। फिर मध्यम वाले 0.550 से 0.699, और आखिर में निम्न विकास वाले देश जिनका स्कोर 0.550 से भी कम है। और भारत इस पैमाने पर कहाँ फिट होता है? भारत का स्कोर 2023 के लिए 0.685 रहा। 0.685? तो ये हुआ मध्यम मानव विकास वाली श्रेणी। बिल्कुल सही। और रैंक है 193 देशों में 134वीं। 134वीं रैंक, ठीक है। इस 0.685 स्कोर के पीछे के जो आंकड़े हैं वो क्या बताते हैं? मतलब स्वास्थ्य, शिक्षा। हाँ, वो जानना जरूरी है। देखिए, भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, मतलब एक औसत उम्र जो कोई जिएगा, वो 73.4 साल आंकी गई है। 73.4 साल, ठीक है। शिक्षा में 2 चीजें हैं। एक तो स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, मतलब आज के बच्चों से उम्मीद है कि वो करीब 13 साल स्कूल जाएंगे। 13 साल की उम्मीद। हाँ, पर दूसरा आंकड़ा है कि जो 25 साल या उससे बड़े लोग हैं, उन्होंने असल में औसतन कितने साल स्कूल में बिताए? वो सिर्फ 8.8 साल है। अरे, उम्मीद 13 साल की और असलियत 8.8 साल, ये तो काफी बड़ा गैप है। हाँ, ये गैप चिंता की बात है। रिपोर्ट सीधे कारण नहीं बताती, पर यह इशारा करता है कि शायद बच्चे बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं, या शिक्षा की क्वालिटी या पहुंच में दिक्कतें हो सकती हैं। इस पर ध्यान देना होगा। और आय का क्या? आय के लिए प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय यानी GNI देखी जाती है। भारत के लिए ये $9,327 आंकी गई है। $9,327। और ये आपने कहा था PPP डॉलर में है, इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, PPP यानी परचेजिंग पावर पैरिटी या क्रय शक्ति समता। ये सिर्फ डॉलर में आमदनी नहीं दिखाता, बल्कि ये बताता है कि उस पैसे से उस देश में असल में कितना सामान या सेवाएं खरीदी जा सकती हैं। अच्छा, मतलब ये रहन सहन के खर्च को भी ध्यान में रखता है। बिल्कुल। इससे अलग अलग देशों की आय की तुलना करना ज्यादा सटीक होता है। समझ गई। तो ये तो हुई भारत की बात। अगर हम अपने पड़ोस में देखें, दक्षिण एशिया में, तो वहां क्या स्थिति है? ये देखना भी जरूरी है।
दक्षिण एशिया का जो औसत HDI स्कोर है वो 0.672 है। 0.672। ये तो भारत के स्कोर से भी कम है। हाँ, और ये दुनिया के सबसे कम औसत स्कोर वाले क्षेत्रों में से है। तुलना करें यूरोप और मध्य एशिया से, उनका औसत 0.818 है, या लैटिन अमेरिका का 0.780 है। काफी फर्क है। सबसे कम औसत उपसहारा अफ्रीका का है, सिर्फ 0.568। तो हाँ, क्षेत्रीय असमानताएं बहुत ज्यादा हैं। तो सबसे अच्छा प्रदर्शन कौन कर रहा है? कौन से देश हैं टॉप पर? हमेशा की तरह स्विट्जरलैंड 0.972 और नॉर्वे 0.970 जैसे देश बिल्कुल ऊपर है। यहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा, आय सब बहुत उच्च स्तर पर हैं। और दूसरी तरफ सबसे निचले पायदान पर? वहाँ सोमालिया है 192 रैंक पर, चाड है 190वीं पर और मध्य अफ्रीकी गणराज्य 191वीं पर। इन देशों में हालात बहुत मुश्किल हैं। संघर्ष, अस्थिरता का भी असर होता होगा इन पर। बिल्कुल, बुनियादी चीजों की ही कमी है वहाँ। अच्छा, भारत पर वापस आते हैं। आपने 2023 का स्कोर बताया। क्या समय के साथ कुछ बदलाव आया है? मतलब पहले क्या स्थिति थी? हाँ, ये देखना जरूरी है कि सफर कैसा रहा है। रिपोर्ट में जो आंकड़े हैं उनके हिसाब से 1990 में भारत का HDI स्कोर सिर्फ 0.446 था। सिर्फ 0.446? हाँ, और वहां से बढ़कर अब 2023 में 0.685 तक पहुंचना, ये एक बहुत बड़ी छलांग है। 3 दशकों में काफी अच्छी प्रगति हुई है। ये तो वाकई अच्छी बात है। प्रगति तो साफ दिख रही है, लेकिन फिर भी अभी हम मध्यम श्रेणी में ही हैं, 134वीं रैंक पर। सही कहा, प्रगति हुई है, लेकिन जैसा हमने बात की, शिक्षा वाले आंकड़ों में अभी भी वो गैप है। जीवन प्रत्याशा बढ़ी है, पर कई देशों से अब भी कम है। GNI भी बढ़ी है, पर वैश्विक औसत से काफी नीचे है। तो मतलब ये है कि आर्थिक विकास के साथ साथ स्वास्थ्य और शिक्षा पर और ज्यादा ध्यान देने की और तेज सुधार करने की जरूरत है। तभी भारत उच्च मानव विकास वाले देशों में शामिल हो पाएगा। तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत से क्या निकल कर आता है? वैश्विक HDI थोड़ा सुधरा है, भारत मध्यम श्रेणी में है, हालांकि लंबे समय में काफी आगे बढ़ा है, और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में विकास के स्तर में जमीन आसमान का फर्क अभी भी है। बिल्कुल सही कहा। ये रिपोर्ट सिर्फ एक रैंकिंग नहीं है, ये एक तरह का आईना है जो दिखाता है कि कहाँ अच्छा काम हुआ है और कहाँ अभी बहुत काम बाकी है, खासकर दक्षिण एशिया और उप सहारा अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में। स्वास्थ्य, शिक्षा, आय, इन सबको बेहतर बनाने के लिए सही नीतियों और निवेश की सख्त जरूरत है। हाँ, ये देशों को अपनी प्राथमिकताएं तय करने में मदद कर सकती है। बिल्कुल। तो एक सवाल यहाँ पर छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। किसी देश की असली तरक्की क्या सिर्फ अर्थव्यवस्था के बढ़ने से होती है, या फिर लोगों की सेहत, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका जीवन स्तर, इन चीज़ों पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है? और इन दोनों के बीच सही संतुलन कैसे बने, इस पर सोचना होगा। नमस्कार, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प इंडेक्स पर बात करने वाले हैं, IHDI। जी, IHDI यानी इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। हाँ, नाम थोड़ा टेक्निकल है, पर इसका काम बड़ा जरूरी लगता है। ये है क्या असल में, और जो हम HDI सुनते हैं उससे अलग कैसे है ये? देखिए, HDI तो मानव विकास का एक औसत माप है ना? हाँ, बिल्कुल। IHDI भी मानव विकास को ही मापता है, पर ये समाज के अंदर जो असमानताएं हैं, जैसे स्वास्थ्य में, शिक्षा में, आय में, उनको भी काउंट में लेता है। अच्छा। इसे 2010 की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में पहली बार पेश किया गया था। तो मकसद सिर्फ औसत देखना नहीं, बल्कि ये देखना है कि विकास का फायदा सब तक पहुंच भी रहा है या नहीं, समान रूप से। बिल्कुल सही, यही इसका मूल विचार है। तो क्या हम कह सकते हैं कि IHDI हमें विकास की ज्यादा सच्ची, मतलब जमीनी हकीकत दिखाता है? क्योंकि औसत तो कई बार गुमराह भी कर सकता है। काफी हद तक आप सही कह रही हैं। देखिए, HDI दिखाता है संभावित मानव विकास, मतलब अगर कोई असमानता ना हो तो देश कहां तक पहुंच सकता है। अच्छा, पोटेंशियल। जी, पोटेंशियल। लेकिन IHDI वो असमानताओं की वजह से जो विकास में कमी या नुकसान होता है उसको घटाकर दिखाता है। तो ये वास्तविक स्तर के ज्यादा करीब है। ये नुकसान वाली बात अहम है, मतलब असमानता सीधे सीधे विकास को कम कर रही है। हाँ बिल्कुल, जितनी ज्यादा असमानता होगी IHDI उतना ही HDI से कम होगा। वो जो अंतर है दोनों के बीच, वही असमानता का असर है। वही असमानता का असर है। वो हमें बताता है कि असमानता की वजह से कितना मानव विकास खो रहा है एक तरह से। तो फिर अगर किसी देश का HDI और IHDI स्कोर लगभग बराबर आ जाए, ऐसा हो सकता है? देखिए, सैद्धांतिक रूप से तो हो सकता है। अगर कोई समाज एकदम परफेक्टली समान हो,
स्वास्थ्य, शिक्षा, आय, सब कुछ सबके लिए बराबर। पूरी तरह समान। हाँ, पूरी तरह समान। उस स्थिति में HDI और IHDI का मान एक ही होगा। लेकिन असलियत में तो ऐसा नहीं, असलियत में ऐसा नहीं होता। इसीलिए IHDI हमेशा HDI से या तो कम होता है या बराबर, ज्यादा कभी नहीं। जितना ज्यादा गैप उतनी ज्यादा इनइक्वालिटी। ये दिलचस्प है। और ये जो असमानता है स्वास्थ्य, शिक्षा, आय के वितरण में, इसको मापा कैसे जाता है? कोई खास तरीका है? जी, इसके लिए एक तरीका इस्तेमाल होता है जो ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे एंथनी बार्नेस एटकिंसन। एटकिंसन, हाँ, सुना है नाम। जी, प्रोफेसर एटकिंसन, उनके काम पर आधारित एक मेथड है। वो इन तीनों डायमेंशन में असमानता को आंकता है। तीनों यानी हेल्थ, एजुकेशन और इनकम। हाँ, स्वास्थ्य, शिक्षा और आय, इन तीनों में जो फैलाव है, जो असमानता है, उसे ये मेथड कैप्चर करता है। IHDI की गणना के लिए। अच्छा, तो अगर हम हाल के आंकड़ों को देखें, जैसे 2023 की रिपोर्ट आई है, कौन से देश अच्छा कर रहे हैं इस मामले में? मतलब जहां विकास भी है और असमानता भी कम है। हाँ, 2023 की रिपोर्ट में जो 169 देशों के लिए IHDI निकाला गया, उसमें आइसलैंड टॉप पर है। आइसलैंड, ओके। जी, उसका IHDI स्कोर 0.923 है। ये काफी ऊंचा स्कोर है और ये दिखाता है कि वहां मानव विकास पर असमानता का असर तुलनात्मक रूप से कम है। और आइसलैंड के बाद टॉप 3 में कौन है? आइसलैंड के बाद डेनमार्क है, जिसका स्कोर 0.909 है। और फिर तीसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड है, 0.894 के स्कोर के साथ। डेनमार्क और स्विट्जरलैंड, तो ये तीनों देश, इनका HDI भी ऊंचा होगा और IHDI भी उसके काफी करीब है। हाँ, बिल्कुल, यही बात है। ये देश न सिर्फ उच्च मानव विकास हासिल कर रहे हैं, बल्कि उसे ज्यादा समान रूप से बांटने में भी कामयाब हो रहे हैं, दूसरे कई देशों के मुकाबले। तो संक्षेप में कहें तो ये IHDI हमें औसत की चमक के पीछे की असलियत दिखाता है ना? हाँ, एक तरह से। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि देश कितना अमीर या पढ़ा लिखा है औसतन, बल्कि ये भी कि वो अमीरी या शिक्षा कितनी बराबरी से बंटी हुई है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये उन खोई हुई संभावनाओं को दिखाता है जो असमानता पैदा करती है। ये तो पॉलिसी बनाने वालों के लिए बहुत काम की चीज होनी चाहिए। यकीनन, ये समझने में मदद करता है कि सिर्फ ग्रोथ रेट बढ़ाना ही काफी नहीं है, ये भी देखना होगा कि उसका फायदा नीचे तक पहुंच रहा है या नहीं। आइसलैंड, डेनमार्क जैसे उदाहरण दिखाते हैं कि ये मुमकिन है। सही बात है। और जाते जाते एक सवाल दिमाग में आता है, अगर किसी देश को ये पता चले कि उसके HDI और IHDI में बहुत बड़ा फासला है, तो ये जानकारी ये किस तरह की नीतियां बनाने में मदद कर सकती है? कैसे एक ज्यादा न्यायपूर्ण समाज बन सकता है इस जानकारी से? इसके बारे में सोचना चाहिए। ये वाकई एक अहम सवाल है। नमस्कार। आज का हमारा विषय है बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, मतलब MPI। हाँ, MPI। हमारे पास इससे जुड़े कुछ दस्तावेज हैं जिनमें UNDP की रिपोर्ट्स के कुछ अंश भी शामिल हैं। और आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये सूचकांक आखिर है क्या। सही। ये गरीबी को सिर्फ कमाई से अलग कैसे देखता है और इसके असल मायने क्या हैं? बिल्कुल, क्योंकि गरीबी का मतलब सिर्फ पैसा तो नहीं है ना? वही तो। अक्सर हम सोचते हैं गरीबी मतलब पैसों की कमी, लेकिन क्या बस इतना ही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दस्तावेज भी कुछ ऐसा ही इशारा कर रहे हैं। तो चलिए इसी पर गौर करते हैं। हाँ, शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही कि ये बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, ये MPI, आखिर चीज क्या है? ये आय से आगे कैसे जाता है? देखिए, ये जो सोच है कि गरीबी सिर्फ पैसों की तंगी नहीं है, ये कोई नई नहीं है। अच्छा। UNDP ने, मतलब संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने 1997 में एक मानव निर्धनता सूचकांक यानी HPI पेश किया था। हाँ, सुना है HPI के बारे में। तो उसी को आप कह सकते हैं आगे बढ़ाते हुए 2010 में ये MPI लाया गया। अच्छा, 2010 में। हाँ, और इससे UNDP और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, मतलब OPI, हाँ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जिसका का। जी उन्होंने मिलकर डेवलप किया है। और इसका जो मूल फंडा है वो यही है कि किसी की जिंदगी की क्वालिटी सिर्फ कमाई पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि मतलब शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य है, रहने का तौर तरीका, जीवन स्तर, ये सब पहलू भी उतने ही बल्कि शायद ज्यादा जरूरी हैं। तो ये सिर्फ एक सोच नहीं है, इसको मापने का एक तरीका है बाकायदा। हाँ, बिल्कुल, एक स्ट्रक्चर्ड इंडेक्स है। तो किन किन मुख्य दायरों या आयामों पर ये फोकस करता है? मोटे तौर पर देखें तो 3 मेन पिलर हैं इसके: शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर। शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर, ओके। और इन 3 बड़े खम्भों के नीचे फिर कुल मिलाकर 10 अलग-अलग संकेतक हैं। 10? हाँ, 10 इंडिकेटर्स जो गरीबी की एक, आप कहें तो ज्यादा डिटेल, ज्यादा सच्ची तस्वीर दिखाते हैं। अच्छा, ये दिलचस्प है।
तो इन आयामों में क्या क्या आता है, जैसे शिक्षा में क्या देखते हैं? हाँ। या स्वास्थ्य में? हाँ, बताता हूँ। जैसे शिक्षा वाला जो आयाम है, उसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो परिवार में स्कूली पढ़ाई कितने साल हुई है, और दूसरा, क्या बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मतलब स्कूल अटेंडेंस। ठीक है। और स्वास्थ्य में? स्वास्थ्य में भी 2 बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। एक तो पोषण का स्तर, मतलब कोई कुपोषित तो नहीं है परिवार में, हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। और दूसरा बाल मृत्यु दर। ओके। और तीसरा था जीवन स्तर, उसमें तो काफी चीजें होंगी शायद। हाँ, जीवन स्तर वाले में थोड़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, कुल 6 संकेतक हैं। इसमें बहुत बेसिक चीज़ें आती हैं, जैसे घर में बिजली है या नहीं, साफ सफाई का इंतज़ाम कैसा है, पीने का साफ पानी है, घर कैसा है, कच्चा है, पक्का है। अच्छा, फर्श वगैरह। हाँ, फर्श। फिर खाना पकाने के लिए ईंधन कौन सा इस्तेमाल होता है, मतलब लकड़ी, गोबर वगैरह, या फिर साफ ईंधन जैसे गैस। और आखिर में परिवार के पास कुछ बेसिक एसेट्स, मतलब परिसंपत्तियां हैं या नहीं, जैसे रेडियो, टीवी, फोन, साइकिल, इस तरह की चीजें। समझ गई। तो ये तो वाकई मतलब जिंदगी की जो असलियतें हैं उनको पकड़ने की कोशिश है। बिल्कुल। सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं देखता ये। तो दुनिया भर में क्या हाल है इसका? कोई लेटेस्ट आंकड़े हैं हमारे पास? हाँ, दस्तावेज में ग्लोबल एमपीआई 2024 का जिक्र है। अच्छा, 2024 का। हाँ, लेटेस्ट। तो उसके हिसाब से दुनिया के 112 विकासशील देशों में करीब 1.1 बिलियन लोग। 112 देशों में 1.1 बिलियन, ये तो बहुत ज्यादा हुआ। हाँ, बहुत बड़ी संख्या है, मतलब कुल आबादी का करीब 18.3%। ओह, ये चुनौती बनी हुई है। बिल्कुल, एक बड़ी ग्लोबल चुनौती है ये। 1.1 बिलियन, सोचने वाली बात है। अच्छा, अब आते हैं भारत पर। जी। यहाँ के आंकड़े, दस्तावेजों को देखे तो लगता है कहानी कुछ अलग है, काफी बदलाव दिख रहा है। हाँ, भारत का केस वाकई मतलब काफी इंटरेस्टिंग है और काफी पॉजिटिव भी। पॉजिटिव कैसे? आंकड़ों को अगर देखें तो भारत का जो एमपीआई वैल्यू है वो 2005-06 में 0.283 था, 0.283, ठीक है। और 2019-21 में ये घटकर सिर्फ 0.069 रह गया है। अरे वाह, 0.283 से सीधा 0.069, ये तो बहुत बड़ा जंप है ना? जबरदस्त गिरावट है ये। तो इसका आम भाषा में मतलब क्या हुआ? कितने लोग अब इस परिभाषा के हिसाब से गरीब हैं भारत में? इसका मतलब हुआ कि 2019-21 के जो आंकड़े हैं उनके मुताबिक भारत की करीब 16.4% आबादी ही अब बहुआयामी गरीबी के दायरे में है। 16.4%। हाँ, और अगर आप 2005-06 से तुलना करें तो ये संख्या बहुत तेजी से कम हुई है, मतलब लाखों करोड़ों लोग इस गरीबी से बाहर निकले हैं। और ये दिखाता है कि इन सालों में सिर्फ लोगों की आय नहीं बढ़ी, बल्कि वो जो बुनियादी चीजें हैं ना। हाँ, जिनका जिक्र आप कर रहे थे, बिजली, पानी, सफाई। बिल्कुल, बेहतर सफाई, खाना पकाने का साफ ईंधन, स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति, पोषण, इन सब में भी सुधार हुआ है। तो ये असल जिंदगी में बदलाव का संकेत है। हाँ, ये लाखों लोगों के जीवन में एक रियल ठोस बदलाव है। ये तो सच में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि लगती है। बिल्कुल। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो एमपीआई गरीबी को सिर्फ जेब से नहीं तौलता, नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन की जो बेसिक जरूरतें हैं उनके आईने में देखता है। सही कहा। और इस नजरिए से देखें तो भारत ने पिछले कुछ सालों में वाकई एक लंबी छलांग लगाई है। हाँ, बिल्कुल सही। ये आंकड़े एक उम्मीद देते हैं। ये दिखाते हैं कि अगर सही दिशा में कोशिश की जाए तो बहुआयामी गरीबी को कम किया जा सकता है। अब यहाँ एक अहम सवाल खड़ा होता है। क्या? कि भाई, ये जो इतनी बड़ी गिरावट आई है भारत में, इसके पीछे कौन सी खास नीतियां या कौन से फैक्टर्स सबसे ज्यादा असरदार रहे? हाँ, ये जानना तो जरूरी है। क्या वो स्वच्छता अभियान था, या उज्ज्वला योजना थी, या शिक्षा का अधिकार, या शायद इन सब का मिला जुला असर? हाँ, इन कारणों को ठीक से समझना होगा ताकि ये प्रोग्रेस बनी रहे। बिल्कुल, ताकि भविष्य में इस तरक्की को ना सिर्फ बनाए रखा जा सके, बल्कि इसे और तेज किया जा सके। क्योंकि आखिर में ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये करोड़ों लोगों की बेहतर जिंदगी की कहानी है, और इसे समझना और आगे बढ़ाना मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं लैंगिक विकास सूचकांक यानी जीडीआई की। हमारे पास एक दस्तावेज है जो इसी पर काफी विस्तार से बताता है। तो आज का मकसद है जीडीआई को समझना, ये है क्या नापता है और क्यों ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जीडीआई आखिर है क्या चीज? देखिए, जीडीआई जो है वो असल में मानव विकास सूचकांक,
मतलब HDI, हाँ, उसी का एक हिस्सा है, या यूं कहें कि उसका एक पहलू दिखाता है। HDI तो पूरे देश का औसत विकास बताता है, स्वास्थ्य, शिक्षा, आय के आधार पर। हाँ, HDI के बारे में तो सुना है। पर GDI क्या करता है, वो ये देखता है कि इन तीन जरूरी चीजों, स्वास्थ्य, शिक्षा और आय में महिलाओं और पुरुषों के बीच कितनी असमानता है, मतलब खाई कितनी है। अच्छा, तो ये सिर्फ औसत नहीं देखता बल्कि ये भी देखता है कि विकास पुरुषों और महिलाओं तक बराबर पहुंच रहा है या नहीं। बिल्कुल सही, यही इसका मुख्य काम है। तो फिर इसके मतलब घटक क्या हुए? क्या वही HDI वाले? हाँ, घटक वही हैं। हम्म, जैसे स्वास्थ्य के लिए हम देखते हैं जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, हम्म, शिक्षा के लिए स्कूली शिक्षा के अपेक्षित साल और औसत साल, मतलब कितने साल पढ़ेंगे और कितने पढ़े हैं। हाँ, और फिर आय के लिए प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। ओके, पर खास बात यह है कि ये सारी चीजें महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग देखी जाती हैं। अच्छा, ये महत्वपूर्ण है। तो गणना कैसे होती है, मतलब स्कोर कैसे निकालते हैं? हाँ, इसका तरीका भी सीधा है। महिलाओं का जो HDI स्कोर होता है, हाँ, उसको पुरुषों के HDI स्कोर से भाग दे देते हैं। अच्छा, मतलब फीमेल HDI डिवाइडेड बाय मेल HDI। अच्छा, तो अगर स्कोर 1 आया तो? अगर 1 आता है तो इसका मतलब है कि उस देश में इन तीन पैमानों पर महिलाओं और पुरुषों के बीच पूरी तरह समानता है, परफेक्ट इक्वालिटी एक तरह से। समझ गया। और 1 से जितना कम होगा, असमानता उतनी ही ज्यादा मानी जाएगी। दिलचस्प है। हाँ। अच्छा, दस्तावेज में देशों को कुछ ग्रुप्स में बांटा गया है। वो कैसे होता है? हाँ, ये एक तरीका है समझने का कि कौन सा देश लैंगिक समानता के मामले में कहाँ खड़ा है। देशों को 5 ग्रुप्स में बांटा जाता है। 5? हाँ, 5। ये इस आधार पर होता है कि उनका GDI स्कोर 1 से कितना कम है, मतलब पूर्ण समानता से कितना विचलन या डिविएशन है। ओके, तो ये ग्रुप्स कौन कौन से हैं? तो देखिए, ग्रुप 1 में वो देश आते हैं जहां लैंगिक समानता सबसे ज्यादा है, मतलब विचलन 2.5% से भी कम है, लगभग बराबर। फिर ग्रुप 2 में 2.5% से 5% तक का विचलन, ग्रुप 3 में 5% से 7.5%, ग्रुप 4 में 7.5% से 10%, और ग्रुप 5। ग्रुप 5 मतलब सबसे ज्यादा असमानता। हाँ, ग्रुप 5 में वो देश आते हैं जहां ये अंतर 10% से भी ज्यादा है, जो दिखाता है कि वहां लैंगिक समानता के रास्ते में बड़ी चुनौतियां हैं। समझ गया। ये तो एक तरह की रैंकिंग हो गई समानता के आधार पर। बिल्कुल, एक तरह से कह सकते हैं। तो फिर भारत कहाँ आता है इसमें? 2023 के जो आंकड़े हैं वो क्या बताते हैं? उसमें भारत को लैंगिक विकास सूचकांक के तहत ग्रुप 5 में रखा गया है। ग्रुप 5 में मतलब 10% से ज्यादा का अंतर। जी हाँ, इसका मतलब है कि भारत में स्वास्थ्य, शिक्षा और आय के विकास में महिलाओं और पुरुषों के बीच 10% से अधिक का अंतर पाया गया है। ये वाकई गंभीर बात है। तो अगर हम इसे समेटें तो GDI एक बहुत जरूरी टूल है। बिल्कुल। ये HDI के ही पैमानों को इस्तेमाल करके लैंगिक असमानता को दिखाता है। बिल्कुल, स्वास्थ्य, शिक्षा, आय, इन सब में ये उन पहलुओं को उजागर करता है जो शायद औसत HDI स्कोर में छुप जाएं। और 2023 की रिपोर्ट में भारत का ग्रुप 5 में होना ये साफ इशारा करता है कि लैंगिक समानता के लिए अभी हमें मतलब काफी लंबा रास्ता तय करना है। हाँ, ये आंकड़े यही दर्शाते हैं। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करते हैं। किस बारे में? कि इन सूचकांकों और आंकड़ों से आगे बढ़कर जमीनी हकीकत में लैंगिक समानता लाने के लिए वो कौन से दूसरे सामाजिक या सांस्कृतिक या शायद आर्थिक पहलू हो सकते हैं जिन पर हमें और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ये एक बड़ा सवाल है। नमस्कार, आज हम कुछ जरूरी आंकड़ों पर नजर डालेंगे। भारत का मानव विकास सूचकांक मतलब HDI और लैंगिक असमानता सूचकांक GII समझने की कोशिश करेंगे कि इन पैमानों पर भारत कहाँ खड़ा है, क्या प्रगति हुई है और चुनौतियां क्या हैं। तो शुरुआत HDI से करते हैं। जो ताज़ा रिपोर्ट है 2023-24 की, उसमें 193 देशों में भारत का स्थान 134वां बताया गया है। HDI स्कोर है 0.645। ये मध्यम मानव विकास वाली श्रेणी है। पिछले साल से देखें तो 1 रैंक का सुधार है। ये अच्छी बात है। हाँ, सुधार तो है। और ये देखना भी जरूरी है कि 1990 से काफी लंबा सफर तय किया है हमने। तब स्कोर सिर्फ 0.434 था, तो 63% की वृद्धि हुई है। लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि जो वैश्विक औसत है 0.739,
उससे हम अभी भी पीछे हैं। हम्म। इस स्कोर के पीछे कई चीजें हैं, जैसे जीवन प्रत्याशा अब करीब 72.8 साल है। स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष वो 12.6 हैं, पर औसत स्कूली शिक्षा वो सिर्फ 6.9 साल ही है। और प्रति व्यक्ति आय, GNI, वो लगभग $7,300। ये $7,300 का आंकड़ा PPP में है ना? क्रय शक्ति समता? बिल्कुल सही, PPP यानी परचेजिंग पावर पैरिटी। मतलब यह आंकड़ा अलग अलग देशों में चीजों की कीमतों को ध्यान में रखकर एडजस्ट किया जाता है, तुलना आसान हो जाती है। एक और अहम बात है असमानता समायोजित HDI, IHDI जिसे कहते हैं। इसके हिसाब से भारत असमानता के कारण अपने HDI स्कोर का लगभग 31.1% खो देता है। 31%, 31.1%। ये तो बहुत ज्यादा है। मतलब अगर अवसर और संसाधन ज्यादा बराबर बटे होते तो हमारा मानव विकास कहीं बेहतर होता। बिल्कुल। और ये आंकड़ा दक्षिण एशिया के औसत जो 30.7% है उससे भी थोड़ा ज्यादा है। दिखाता है कि विकास का फायदा सब तक बराबर नहीं पहुंच रहा। HDI तो एक बड़ी तस्वीर दिखाता है, लेकिन स्रोत असल में असमानताओं पर जोर दे रहे हैं, खासकर लैंगिक असमानता पर। और यहीं पर GII यानी लैंगिक असमानता सूचकांक जरूरी हो जाता है। भारत का GII स्कोर 0.437 और रैंक 108 बताई गई है 193 देशों में। इसका क्या मतलब समझे? 3 मुख्य चीजें देखता है: स्वास्थ्य, सशक्तिकरण और श्रम बाजार। इनमें महिलाओं और पुरुषों के बीच कितनी खाई है ये मापता है। 108वीं रैंक का मतलब है कि इस मामले में अभी बहुत काम बाकी है। आंकड़े भी कुछ चिंताजनक हैं, जैसे शिक्षा में महिलाओं के औसत स्कूली साल सिर्फ 5.8 हैं, जबकि पुरुषों के 8.0 हैं। और आय में भी बड़ा फर्क है शायद? हाँ, आय का फर्क तो बहुत ही बड़ा है। महिलाओं का प्रति व्यक्ति GNI PPP डॉलर में करीब $4,543 है और पुरुषों की $13,273। ये फासला बहुत ज्यादा है। 13,000 और 4,500, ये तो वाकई चौंकाने वाला अंतर है। हाँ। क्या यही असमानता राजनीतिक ताकत या फैसलों में भी दिखती है? स्रोत क्या कहते हैं? बिल्कुल दिखती है। संसद को ही देख लीजिए, महिलाओं का प्रतिनिधित्व सिर्फ 14.8% है, जबकि दुनिया का औसत 26.5% है। श्रम बल में भी महिलाओं की भागीदारी काफी कम है, सिर्फ 35.1%। स्वास्थ्य में मातृ मृत्यु अनुपात 2020 का आंकड़ा है, वो प्रति 1 लाख जन्म पर 103 था। सुधार हुआ है, पर अभी भी है। संसद में सिर्फ 14.8% महिलाएं। ये सोचने वाली बात है कि नीतियां कितनी समावेशी बनती होंगी। हाँ, ये एक जायज चिंता है। हालांकि एक चीज है लैंगिक विकास सूचकांक GDI। ये महिला HDI और पुरुष HDI का अनुपात होता है। इसमें भारत का स्कोर 0.874 है, जो कुछ पड़ोसियों से बेहतर है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। GDI स्कोर बेहतर है, लेकिन GII रैंक खराब है, ऐसा क्यों? हाँ, ये अच्छा सवाल है। देखिए, GDI जो है वो औसत उपलब्धियों की तुलना करता है, स्वास्थ्य, शिक्षा, आय में पुरुष और महिलाओं की औसत स्थिति, जबकि GII कुछ खास जगहों पर असमानता देखता है, जैसे संसद में कितनी महिलाएं हैं, लेबर मार्केट में कितनी है, प्रजनन स्वास्थ्य कैसा है। तो हो सकता है औसत उपलब्धियों का अंतर कम हो, लेकिन सशक्तिकरण और आर्थिक मौकों में जो भारी असमानता है वो GII रैंक को नीचे खींच रही है। अच्छा, समझ गए। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये है कि प्रगति तो हुई है, नो डाउट, लेकिन असमानताएं, खासकर लैंगिक असमानताएं, वो अभी भी बहुत गहरी हैं और ये विकास को रोक रही हैं। बिल्कुल, ये सारे आंकड़े इसी बड़ी तस्वीर की तरफ इशारा करते हैं। प्रगति के बावजूद ये असमानताएं भारत की पूरी क्षमता को इस्तेमाल होने से रोक रही हैं। आय और राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अंतर तो साफ उदाहरण है। स्रोतों में एक और चीज का जिक्र है, PHDI, प्लानिटरी प्रेशर समायोजित HDI। ये दिखाता है कि अगर हम पर्यावरण पर पड़ रहे दबाव को भी हिसाब में लें तो भारत का HDI स्कोर 10.1% और कम हो जाता है। मतलब हमारा विकास पर्यावरण पर भी भारी पड़ रहा है। हाँ, ये उसका एक पैमाना है। तो हमने देखा कि भारत मध्यम HDI श्रेणी में है, प्रगति हुई है, लेकिन असमानता एक बड़ी चुनौती है, लैंगिक असमानता खासकर, और इसका असर विकास के साथ साथ पर्यावरण पर भी पड़ रहा है। हाँ, और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक सवाल मन में आता है, ये जो महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में इतना बड़ा गैप है, इसे देखते हुए अगले 5 सालों में ऐसा कौन सा एक नीतिगत बदलाव
या सामाजिक परिवर्तन हो सकता है जो भारत के GHI स्कोर में सबसे ज्यादा सबसे महत्वपूर्ण सुधार ला सके? इस पर सोचना जरूरी